अभी ये सेकंड रिव्यू जो आएगा IMF का, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। हमने फर्स्ट टाइम जो वहाँ लोन लिया पाकिस्तान ने हिस्ट्री में 1950 में लिया और आज तक 25 प्रोग्राम तक पहुंच गए हैं। डेवलप भी तो था ना, 3% था, 1% था, आ रहा था। एनर्जी सेक्टर को बढ़ाना IMF की वजह से बढ़ता है, उसका टैरिफ IMF की वजह से बनेगा। IMF का जो मिशन है, जिस तरह पहली दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार से मिल रहा है, सबसे मिल रहा है, ये क्या वजूहत हो सकती है? डू मोर का मुतालबा करता है IMF। तो इस दफा ये उम्मीद पैदा हुई है, इस दफा शायद डू मोर ना हो कि रूल ऑफ लॉ है, करप्शन है तो कैसे है, रेवेन्यू लीकेज है तो वो उसमें क्या कोर्ट्स तो इन्वॉल्व नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारा एनालाइज किया है उसने। हमने अपने एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव देने की बजाय हमने उन पे 1% की बजाय 2% टैक्स कर दिया और उनके जो रिफंड्स हैं वो अभी तक स्ट्रक डाउन है। जब नया टैक्स भी नहीं लगा, रेट इतने बढ़ा दिए, फिर इसका मतलब मौजूदा टैक्स पेयर को आपने मारने का फैसला कर लिया। टैक्स कोई खुशी से नहीं देता, सख्ती होगी तो टैक्स कलेक्शन होगी। वजीर खजाना साहब ने बड़ी उम्मीद दिलाई है कि ये शायद हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। इम्पोर्टेड आइटम्स के बगैर हमारा मुल्क चल भी नहीं सकता क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे काम नहीं कर रही। रिकवरी अगर करनी है तो उसने हुकूमत से ही करनी, हुकूमत पाकिस्तान से करनी है। 25वें प्रोग्राम के लिए 40 शराइत थी और ये गवर्नेंस और करप्शन ये उसके अंदर एक बेसिक एलिमेंट था। IMF ने कहा कि आप अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में टैक्स लगाएं, सूबों ने लगा दिया, लेकिन बैंक अटैचमेंट करने से, हरासा करने से हम इस निज़ाम में बेहतरी ला सकते हैं। पॉलिसी बनी ताजरदो स्कीम के तहत, उसके अंदर 23.5 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट रखा गया जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुई। सेल्स टैक्स में रेवेन्यू की लीकेज थी ना, वो कुछ ठीक है, बेहतर हुई है। जिसकी एग्रीकल्चर इनकम बन रही है हम उनको टैक्स नहीं कर रहे। उनका जो टैक्स रेट देख ले, 12 लाख पे 2000 रुपए टैक्स है। मजलूम जो सेक्टर है वो सैलरी सेक्टर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ है। रियल एस्टेट सेक्टर है, उसको हम इंसेंटिव देना चाह रहे हैं। मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनकार कर दिया कि मेरे बस में नहीं है, मैं चाहता हूँ इनको रिलीफ दूं। IPR के चेयरमैन ने भी ऐलान किया था कि हम जो प्रॉपर्टी के जो टैक्स हैं उसको हम कम करने जा रहे हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही खत्म होती नजर आ रही थी। तो होल्डिंग की स्टेटमेंट उसी ने देनी है, अगर वो नहीं देगा तो उसे 10,000 पेनल्टी पर डे के हिसाब से वो दे। तो जो टैक्स रेट में है ही नहीं, जिसने नील रिटर्न फाइल की वो ऑडिट में नहीं आता। मौजूदा हालात में जो टैक्स निज़ाम बेहतरी आ रही है वो तारीफ के काबिल है। पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दी है। FPR का काम सिर्फ ऑडिट और टैक्स कलेक्शन रह गया। अब इस साल जी रेट इतने ज्यादा कर दिए कि लोगों ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त ही बंद हो गई। जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है वो उनको हम कहाँ लेके जाएंगे? हमारे मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, हमने अपने मुल्क की तरफ सोच रहे हैं। कोई नया टैक्स नहीं लगा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेट्स थे उनको ही बढ़ा दिया गया। आधे साल से ज्यादा गुजर गया और कोई कलेक्शन नहीं इसमें। रियल एस्टेट सेक्टर के साथ 70 इंडस्ट्रीज मुंसलिक होती हैं। 7,35,000 ट्रांजैक्शन हुई है, उसमें से 5 लाख ट्रांजैक्शन जो है वो नॉन फाइलर्स ने की। लेट फाइलर को भी रेट जो था वो डबल लगना था। बहुत सारे लोगों ने नील कर दी कि फाइल करें, कल को प्रॉपर्टी लेनी पड़ गई तो फिर हमें डबल देना पड़ना है। जो ग्वादर है हमारा CPEC, उसका भी एग्रीमेंट कर लिया कि भाई जो कुछ होना है सारा वो चाइना ने के हाथ में हमने दे दिया, हर चीज दे दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टवाम के साथ मैं हफ्ज़ अली। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहली बार IMF के जो मिशन है उसने पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम में लिए गए इक़दामात की पहली बार तारीफ की है। वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म साहब ने बिजली के नरखों में भी कमी का ऐलान किया है। दूसरा, प्रॉपर्टी सेक्टर को रिलीफ देने का ऐलान किया है। वो क्या रिलीफ होंगे? दूसरा, पहली बार IMF का जो मिशन है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार से मुलाकात कर रहा है। क्या वजूहात है और जो हमारा टैक्स निज़ाम है उसमें क्या बेहतरी आई है जिसका IMF एतराफ़ कर रहा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है फ़रूक मजीद साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, सीनियर नायब सदर है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद है आशिक अली राना साहब, आप नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, एडवोकेट हाई कोर्ट है। उनके साथ मौजूद हैं सैयद अदील हैदर साहब, आप भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, सीनियर मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। सैयद अदील हैदर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो IMF का मिशन था उसके MD ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो टैक्स निज़ाम में इक़दामात उठाए गए हैं उनकी तारीफ की है। वाकई मौजूदा हालात में जो टैक्स निज़ाम बेहतरी आ रही है वो तारीफ के काबिल है। सबसे पहली बात तो ये है, अभी चंद हफ्तों के बाद IMF का एक मिशन आने वाला है, रिव्यू जिसे कहते हैं कि रिव्यू आने वाला है। और ऑब्वियसली IMF वो हमारे तमाम जो फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, उस पे ज्यादा नजरें रखे हुए हैं। ऑब्वियसली वो किसी न किसी चीज से सेटिस्फाई हुआ है तो उन्होंने वजीर आज़म के साथ मीटिंग में उन इकदामात की तारीफ की है। वो इकदामात क्या है? वो इकदामात ये है कि आपका जो अकाउंट सरप्लस है वो प्लस में चला गया है, वो बेहतर हुआ है। आपकी इन्फ्लेशन का रेट कम हुआ है, आपकी पॉलिसी का रेट कम हुआ है, पॉलिसी रेट कम हुआ है। इसके बाद उन्होंने वजीर आज़म की तारीफ की, इकदामात की तारीफ की। और इसके बाद जो एक चीज जो नजर आ रही है वो ये, माजी में हमने देखा जब भी रिव्यू मिशन
मिशन आता है IMF का, जब नेक्स्ट ट्रांच मिलनी होती है पैसों की, वो हमेशा नई शराइत उसके अंदर ऐड करते हैं, डू मोर का मुतालबा करता है IMF। तो इस दफा ये उम्मीद पैदा हुई है इस दफा शायद डू मोर ना हो। IMF का जो मिशन है और हमारा प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है ये? IMF के साथ हमारा 25वां प्रोग्राम है और वजीर खजाना साहब ने बड़ी उम्मीद दिलाई है कि ये शायद हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, बल्कि उन्होंने तो बड़े यकीन के साथ कहा है कि ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। जो आपने पहले बात की इंट्रो में कि IMF का एक तो मुलाकात हुई है UAE में वजीर आज़म साहब के साथ, और दूसरा जो उनका एक स्टाफ लेवल का एक वफद आया हुआ, मिशन आया हुआ यहाँ पे, जो मुख्तलिफ इदारों के साथ डिस्कशंस करता आ रहा है। तो यूबी साहब सितंबर में जब ये हमारा एग्रीमेंट हो रहा था IMF के साथ, उसमें 40 शराइत थी जिन पे हमने एग्री किया। 25वें प्रोग्राम के लिए 40 शराइत थी और ये गवर्नेंस और करप्शन ये उसके अंदर एक बेसिक एलिमेंट था, शराइत में शामिल था। लोग कह रहे हैं कि जी ये अचानक आ गया रिव्यू, ये अचानक मिशन आ गया, अचानक नहीं आया, ये पहले से तयशुदा था। और उन्होंने तमाम इदारों में, देखिए जो बंदा पैसे देता है और उन्होंने अपने पैसे का हिसाब भी रखना है, उसको चेक एंड बैलेंस भी रखना है, बाकी मुल्कों में नहीं होता, पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे जो पिछले तजर्बात हैं IMF के साथ वो कोई अच्छे नहीं रहे। 25 प्रोग्राम में से सिर्फ एक ही प्रोग्राम आज तक हमारे पाकिस्तान में पूरा हुआ, वो भी नवाज शरीफ साहब के दौर में, सिर्फ जिसके पूरा प्रोग्राम की शराइत को पूरा किया गया। हमारे कोई, मैं तो वही कहा ना, हमारे तजर्बात कोई अच्छे नहीं रहे उनके साथ, तो इस वजह से वो जब भी नया प्रोग्राम में हम जाते हैं, 25वें प्रोग्राम में गए तो शराइत बढ़ती गई, वो 40 तक हो गई, 40 तक हो गई। तो उसके अंदर एक शर्त थी कि गवर्नेंस एंड करप्शन को जो है ना वो उन्होंने वाच करना है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि 31 जुलाई तक शाया करेगा। और इसके अंदर मुख्तलिफ इदारों में रूल ऑफ लॉ का, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में FBR के साथ, और FBR के साथ ये भी एक और हुआ है कि पॉलिसी को उन्होंने FBR से अलग कर दिया है, पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दी है। FBR का काम सिर्फ ऑडिट और टैक्स कलेक्शन रह गया। देखिए ये तजुर्बा भी पहली दफा हुआ है। IMF की शराइत पे हुआ है, टैक्स पॉलिसी को अलग किया गया है और टैक्स कलेक्शन को अलग किया गया। FBR की पॉलिसीज पे नजर रख के अगर डालें तो कोई खातर खा कामयाबी, पिछली जो आने वाली पॉलिसीज है उसमें खातर खा कामयाबी नहीं मिली। पॉलिसी तो हुकूमत देती है ना, FBR तो नहीं देता पॉलिसी, वो तो अपने टैक्स कलेक्शन के जो इक़दाम है उनको उठाए। पहले पॉलिसी भी FBR ही बनाता था ना। हाँ, ये बजट भी FBR बनाता है, तो फाइनेंस कमेटी को बनाना चाहिए, पार्लियामेंट की को। ताजर दोस्त स्कीम एक पॉलिसी की ही एक उसकी शक्ल थी ना, पॉलिसी बनी ताजर दोस्त स्कीम के तहत, उसके अंदर 23.5 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट रखा गया जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुई। तो जो इश्तिहारात में पैसे लगाए थे वो भी पूरे नहीं हुए, वो एक अलग बात है, वो तो खैर हमारे सामने फिगर्स नहीं है। टैक्स इक़दामात की जो तारीफ की गई, तो अगर हम PS को देखें, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम जो इन्होंने बनाया था, उस पे भी FBR का चेयरमैन का बयान आज भी रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा था दूसरे साल हम 10,000 अरब की जो कलेक्शन है वो POS से करेंगे, लेकिन आज वो भी फ्लॉप हो गई। नहीं, फ्लॉप नहीं कह सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, उसको लोग उस सिस्टम में लेके आ रहे हैं, FBR लोगों को उस सिस्टम में लेके आ रहा है, रिटेलर को। हाँ, उसके ऊपर मजीद पॉलिसी बन के उसको थोड़ा सा फ्रेंडली पॉलिसी, टैक्स गुजार दोस्त पॉलिसी आए, आगाही दी जाए, अट्रैक्ट हो। सिर्फ ये नहीं है कि आपने सजाएं देनी है, इम्तियाजी सलूक ना हो। जो इम्तियाजी सलूक होता है उसकी वजह से बदएतमादी भी फैलती है। मजलूम जो सेक्टर है वो सैलरी सेक्टर है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बोझ है। IMF का जो मिशन है, जिस तरह पहली दफा वो मुख्तलिफ सेक्टर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार से मिल रहा है, सबसे मिल रहा है, ये क्या वजूहत हो सकती हैं? सर, अगर एज ए लॉयर मैं इसके ऊपर तजिया करूंगा कुछ कि देखें, जब एक सर्कल जो ट्रस्ट का सर्कल होता है उससे बाहर इंसान उस वक्त निकलता है जब समझता है कि ये जो सर्कल है, ये वाले सर्कल में मौजूद लोग ये मुझे वो इतना कंप्लायंस नहीं कर रहे, इनसे बाहर जाने की मुझे जरूरत है। अब देखें ना, IMF ने लोन दिया है, अब वो जो हुकूमती मशीनरी है, मिनिस्ट्रीज हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है सारी, जब उससे वो समझता है कि यहाँ पे जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो वो फिर सर्कल से बाहर निकल के दूसरे लोगों तक जाता है, लेता है या वैसे मुलाकात। देखें, ये तो एक सर्वे है पहले, ये जो मैं समझता हूँ ना, ये एनालाइज किया है उसने। एनालाइज क्या किया? करप्शन को एनालाइज कर रहा है बेसिकली, कि रूल ऑफ लॉ को देख रहा है। 130 नंबर पे हम क्यों है पाकिस्तान में, क्यों है, ये भी उसका है। वरना सुप्रीम कोर्ट ने देखे रिकवरी तो लेके देनी, रिकवरी अगर करनी है तो उसने हुकूमत से ही करनी, हुकूमत पाकिस्तान से करनी है। तो वहां पे जाने का मकसद क्या हो सकता है? मकसद ये हो सकता है कि उसने ये जांचना है वहां पे कि रूल ऑफ लॉ है, करप्शन है तो कैसे है, रेवेन्यू लीकेज है तो वो उसमें क्या कोर्ट्स तो इन्वॉल्व नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारा एनालाइज किया है उसने। देखें, ये चीजें जो हैं ये उन मुल्कों में उन्होंने इस शिकों में शामिल किया था करप्शन को, या ये बाकी जो एनालाइज कर रहा है IMF, जो कि बहुत गरीब मुल्क हैं जिनका नाम ही शायद आपने ना सुना हो, कैमरून है, अफ्रीकन ममालिक हैं जैसे। लेकिन जो इससे बड़े बड़े ममालिक हैं वहां पे भी जहां पे इसकी लोनिंग है वहां पे ऐसी कोई शराइत नहीं है। तो पाकिस्तान भी समझ लें कि उस लेवल तक तकरीबन
आ चुका है। FBR जो IMF कमीशन ने तारीफ की है हमारे टैक्स निज़ाम की, वाकई टैक्स निज़ाम में हमारे में इस्लाहात रिफॉर्म्स और बेहतरी कोई आ रही है? सर देखें, ये पिछले 6 महीने से मुसलसल इसने सर्कुलर जारी किए हैं, SROs जारी किए हैं। वो इसलिए जारी किए हैं कि जो सेल्स टैक्स में रेवेन्यू की लीकेज थी ना, वो कुछ ठीक है, बेहतर हुई है जी। वो उसकी वजह क्या है, गिरफ्तारियां हुई हैं, सख्ती की है, उससे रिकवरियां भी हुई हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो भी एक आप कह सकते हैं कि वो बहुत लेवल तो नहीं हुआ, लेकिन स्टेबल तो हुई है। कुछ महंगाई छापे मारने से, बैंक अटैचमेंट करने से, हरासा करने से हम इस निज़ाम में बेहतरी ला सकती है। बगैर इतला के किसी का बैंक अटैच कर लेना, बगैर इतला के छापे मार लेना, मैं ये जो बगैर इतला के वाली बात है ये बिल्कुल गलत है। वो नोटिस आता है पूरा, हाँ सर्विस होना एक और बात है, या नहीं होती। टैक्स बार इस बात को कह रही है चेयरमैन FBR को, जनाब बगैर इतला के छापे मारे जा रहे हैं, बगैर इतला के बैंक अटैच किए जा रहे हैं। वो दूसरा पहलू है, वो बगैर इतला वाला पहलू ये है कि वो उस सूरत में है जब हमारी सर्विस नहीं होती, यानी कि सर्विस कराए बगैर कभी भी नहीं होना चाहिए कि वहां पे आप वो चले जाएं और उनका बैंक अटैच कर दें। तो जब सर्विस नहीं होगी तो फिर वो बगैर इतला ही कहलाएगा ना, इस सेंस में हमने बात की। जितने भी SROs नए नए आ रहे हैं, नोटिफिकेशन हो रहे हैं, आप समझते हैं ये टैक्स पेयर के लिए मुश्किलात बढ़ाने का जरिया है या टैक्स निज़ाम में बेहतरी लाने का जरिया है? दोनों इसमें पहलू शामिल हो जाते हैं। बेहतरी उस सूरत में आती है, देखें सख्ती होगी, टैक्स कोई खुशी से नहीं देता, सख्ती होगी तो टैक्स कलेक्शन होगी। अब दूसरी तरफ करप्शन की बात करते हैं, तो करप्शन भी इसके साथ साथ बढ़ती है। वो बढ़ती कैसे है कि जब भी कोई निज़ाम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो जाहिर बात है कि वो उनके हाथ में चला जाएगा। जैसे FBR के हाथ में ऑडिट है तो उन्होंने वो रिपोर्ट देनी है, उन्होंने वो कंप्लीट करना है, तो वो आगे जाना है, अदरवाइज तो वो वैसे ही है। तो वो उधर करप्शन की वो शरह ज्यादा हो जाएगी अगर जितनी कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। लेकिन अगर सख्ती करेंगे, सख्ती करने से रेवेन्यू तो इकट्ठा होता ही है। आशा अली राणा साहब, जैसा फरूक मजीद साहब अभी फरमा रहे थे, जबरदस्ती टैक्स वसूली होती है, प्यार से तो नहीं होती। अदील साहब ने एक इशारा दिया है, बजट सरप्लस हो गया, करंट अकाउंट सारा कम हो गया, हमने इंपोर्ट कम की, उसकी वजह से हुआ है कि या वाकई पाकिस्तान को ऐसा स्टेप लिए हैं FBR ने या वजारत खजाना ने, उनसे कम हुआ है जो टैक्स निज़ाम में बेहतरी आ रही है, हालांकि शॉर्टफॉल तो 468 अरब का हो चुका है। देखिए जी अफजल जूबी साहब, जैसे मैंने भी सुना है दोनों भाइयों की गुफ्तगू कि IMF के हवाले से, देखिए IMF की जो बात है वो जितनी हमारी टैक्स पॉलिसीज हैं वो सारी, हमारा बजट बड़ा बना बनाया बजट होता है हमारा, क्योंकि हमने वहाँ से कर्जा लिया होता है, हमने उनके साथ बेल आउट पैकेज के हवाले से एग्रीमेंट्स किए होते हैं। उसमें हमारा इम्पोर्ट्स को कम करने का मकसद ये है कि हमारी ज़्यादा फॉरेन रिजर्व हमारे पर मुल्क के अंदर आए, हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। हमने अपने एक्सपोर्टर्स को बढ़ाने के लिए उनको इंसेंटिव देने की बजाय हमने उन पे 1% की बजाय 2% टैक्स कर दिया, और उनके जो रिफंड्स हैं वो अभी तक स्ट्रक डाउन है। और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो एनर्जी सेक्टर है, एक तो उसमें शॉर्टफॉल है और उसमें इतनी कॉस्ट है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो शॉर्टफॉल आ रहा है फॉरेन रिजर्व का, इसकी वजह पहली वजह ये है। दूसरा, हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं, इम्पोर्टेड आइटम्स के बगैर हमारा मुल्क चल भी नहीं सकता, क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्री यहाँ पे काम नहीं कर रही। हमारे मुल्क के अंदर जब तक इंडस्ट्री बहाल ही नहीं होगी। अब टैक्स पॉलिसी जो हमारी है और जो शरह सूद है वो भी 12% पे आ गई, 22% से। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पे आ गई 4-5% पे। इसका मतलब है कुछ तो काम हो रहा है पाकिस्तान में। डॉक्यूमेंटेशन जो हो रही है ये फिर दिखावे की है, वाकई हकीकत में भी है। देखिए यूबी साहब, किसी भी मुल्क के अंदर जब तक अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती तब तक आपकी टैक्स टू GDP रेशो स्टैंड नहीं करती। अब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ 3.2% है। हमारा जो दोबारा IMF की तरफ दोबारा हम 25वें प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम इन प्रोग्राम्स में जितना इंटरेस्ट रिवर्स कर रहे हैं, पैसे वापस दे रहे हैं उस पैकेज के, तो हमने वो उन शराइत को पूरा करने में भी हमें बड़ा रिजर्व की जरूरत होती है। इसी वजह से हमारे जितने भी फॉरेन रिजर्व्स हैं वो पहले से कम होते जा रहे हैं। हमने अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना है। अब हमें देखे, अब IMF जो है, IMF ने कहा कि आप अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे टैक्स लगाएं। अगर वो सूबों ने लगा दिया, लेकिन उसके जो रेट्स हैं, अब हम साया मुबारक देख लें, बांग्लादेश देख लें, इंडिया में देख लें, वहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन के रेट है वहाँ पे उन्होंने हमारे रेट से डबल गुना ज्यादा है। हम अपने एग्रीकल्चर में पार्ट पे ले नहीं कर रहे। उनका सीड देखे, उनका बीज देखे, उनका मैन्युफैक्चरिंग उनको देखे, आज तक हम तो अपना बीज भी नहीं बना सके। तो एक एकड़ में जो 80-80 मन या 100-100 मन एक गंदम ले रहे हैं या 3-4 फसलें ले रहे हैं, हम तो आज तक एक फसल भी अच्छी नहीं ले सके। सर उसकी वजह ये है कि हम अपने फार्मर्स को एजुकेट करें, उनकी को वर्कशॉप्स करें। उन जब तक हम उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, हम उनको फैसिलिटेशन भी नहीं दे रहे। और हमने जो असल सरमायाकार है, जो जरी लैंडलॉर्ड है, महंगी बिजली, इतनी खाद ज्यादा महंगी, और जब फसल तैयार होती है किसान की, वो जब फसल मार्केट में आनी होती है, जब उसके रेट कम कर दिए जाते हैं। गंदम में नहीं हुआ। जब तक सब्सिडाइज नहीं करेंगे उनको, तब तक हम सहूलियात नहीं देंगे। देखिए वो एक किसान और है, एक जो लैंडलॉर्ड है जिसकी एग्रीकल्चर इनकम बन रही है, हम उनको टैक्स नहीं कर रहे। उनका जो टैक्स रेट देख ले, 12 लाख पे 2000 रुपए टैक्स है। अब बस हम जो अब पिस कौन रहा है? टैक्स आदाब में 2% एग्रीकल्चर से टैक्स आता है, कंट्रीब्यूशन 2% है, जो कम से कम 25% होनी चाहिए। अगर ये बढ़ा दें तो 20 से 25%
5% की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है ये। दूसरा आप देखिए कि हमारा जो सबसे ज्यादा, जैसे आपने कहा, ज्यादा सैलरी तबका पिस रहा है, तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को बूस्टअप करें। आशिक साहब, जिस तरह अभी टैक्स टू जीडीपी जो हमारा 7-8% था, 10.8% हो गया, 13% की उनकी रिक्वायरमेंट है IMF की, तो ये भी शायद इसी वजह से तारीफ की हो, शायद वो नजदीक पहुंच चुका है पाकिस्तान। अभी हमने जो की है 12% तक लेकर आए हैं, अपना जो मार्कअप रेट है इसको भी सिंगल डिजिट में आना चाहिए, ताकि लोग ज्यादा लोन लें, इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हम अब इशू ये है कि जब तक एक थ्रेट की हवा फैली हुई है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसको हम इंसेंटिव देना चाह रहे हैं। अब जो फ्राइडे को जो उन्होंने स्वास्थ्य में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनकार कर दिया कि मेरे बस में नहीं है, मैं चाहता हूँ इनको रिलीफ दूं, लेकिन मैं दे नहीं सकता। वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे 15% मेरा दिल करता है टैक्स कम कर दूं, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। इसका मतलब ये है कि हम IMF के चुंगल से निकल नहीं सकते। हमारा IMF के साथ 7 दहाइयों से हमारा मुहित है, ये जो हमारा IMF से ताल्लुक है। हमने फर्स्ट टाइम जो वहाँ लोन लिया पाकिस्तान ने हिस्ट्री में 1950 में लिया, और आज तक 25 प्रोग्राम तक पहुंच गए हैं। अब अर्जेंटीना है, वो सबसे ज्यादा मकरूज है IMF का। तो हमने अब उन कंट्रीज में नहीं जाना कि हम डिफॉल्टर की तरफ जाएं, अल्लाह ना करे। आशिक साहब, आपको भी माशाल्लाह 20-25 साल इस लाइन में हो गए। फरूक मजीद साहब को भी, अदील साहब को भी 2004 में वकालत की थी, उसके बाद इस निज़ाम में आप समझते हैं IMF की ये शराइत हो सकती है, टैक्स रेट बढ़ा दें या टैक्स रेट कम कर दें, या आप ये पॉलिसी लेके आए? मेरे ख्याल में जहाँ तक हमने अब तक इस प्रोग्राम के तहत जो सीनियर से समझा है, IMF तो सिर्फ शराइत होती है बजट, हमने डॉलर को कहाँ रखना है और आपने कर्जा कैसे देना है हमें। उनकी तो शराइत नहीं होती, आप टैक्स को अमीरों पर लगा दें, गरीबों पर लगा दें, एग्रीकल्चर पर लगा दें। आप समझते हैं वाकई ऐसी शराइत होती होंगी? जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि अगर हम किसी आम बैंक से कर्जा ले लें, वो हमें तब तक कर्ज नहीं देता जब तक हमारी किसी चीज को प्लेज ना कर ले, मोर्टगेज ना कर ले। उसने हमें जब कर्जा देना है, उसने देखना है इन्होंने रिकवरी कहाँ से होनी है। IMF का जब लोन किसी कंट्री को देता है, वो उसकी जो रेवेन्यू सोर्स होते हैं, एनर्जी सेक्टर को बढ़ाना IMF की वजह से बढ़ता है, उसका टैरिफ IMF की वजह से बनेगा। तमाम चीज़ों को हम गिरवी रख चुके हैं, इसलिए अब IMF का मिशन है, अब सुप्रीम कोर्ट बाहर से दूसरों से मिल रहा है, अब आप गारंटियां दें। टैक्सेशन सिस्टम IMF से होना है, क्योंकि IMF ने टैक्सेशन से ही अपनी रिकवरी करनी है। एनर्जी सेक्टर्स को भी बढ़ाना, रिकवरी IMF ने लेनी है। अब जब तक हम IMF के चुनने से तब तक नहीं निकल सकते जब तक हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। हम अपनी जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, हमारी एग्रीकल्चर्स हैं, हमारी डिफरेंट हैं, हम उनको पॉलिसी है जो हम अपनी आमदन को अखराजात के बराबर ले जा सकते हैं। कोई भी एक पॉलिसी हमारी ऐसी है? बिल्कुल है जी। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपका पहले सवाल का जवाब दे दूं कि IMF का जो पर्पस है, एक इंटरनेशनल जो है मॉनेटरी फंड है, वो उसका पर्पस ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिसीज जो स्टेबलाइजिंग हो रही है आपके मुल्क के अंदर, किसी भी कंट्री जो उनसे कर्जा लेता है, उसको उसने करना है कि वो उसने जब लोन लेना है तो लोन वापस कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है। उसने हमारे रेवेन्यू के जो सोर्सेज हैं, वो चाहे वो टैक्सेशन है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर्स है, उसको उसने चेक एंड बैलेंस करना है। ये उसका राइट है। और ये जब हम एग्रीमेंट करते हैं, बेल आउट पैकेज बनाते हैं, उसमें हमने चीजें शर्तों शर्त तय की होती है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन जो है कि यस, हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास ऐसी माइंस हैं, ऐसी मिनरल्स हैं, हमारे पास ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे हमने काम करने की तवज्जो नहीं। कभी बलूचिस्तान में हमारा लिख के दे सके, हम इनको छेड़ेंगे नहीं। देखिए ना, हमने अपने जितने इस तरह की एग्रीमेंट्स, हमने गोल्ड यहाँ से नहीं कर रहा है, नमक नहीं कर रहा है जो पूरी दुनिया में जाता है, राइस यहाँ पे होते हैं, वीट है, आला किस्म का नमक, तो हम सोच भी नहीं सकते जितना महंगा दूसरे ममालिक में मिलता है। तो यहाँ से एक्सपोर्ट्स होते हैं, चीजें जाती हैं। अब हमने जो ग्वादर है हमारा सी पैक, उसका भी एग्रीमेंट कर लिया कि भाई जो कुछ होना है सारा वो चाइना ने के हाथ में हमने दे दिया, हर चीज दे दी। तो हम क्या करें, अब हमारी लोकल इंडस्ट्री में भी चाइना काम कर रहा है, वही इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो हमने देखना कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो कहाँ जाएंगे, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, वो उनको हम कहाँ लेके जाएंगे। हमारे मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, हमने अपने मुल्क की तरफ सोच रहे हैं। जो बजट हमारा 2024 का और 25 का जो दिया गया है, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन इसमें जो इकदाम उठाए गए, विद होल्डिंग के टैक्सेस के रेट बढ़ा दिए गए, तमाम सेक्टर के रेट बढ़ा दिए गए, जिसकी वजह से आज तक ये टैक्स अदा पूरे हो रहे हैं। उसके बावजूद भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ रहा है। जब नया टैक्स भी नहीं लगा, रेट इतने बढ़ा दिए, फिर इसका मतलब मौजूदा टैक्स पेयर को आपने मारने का फैसला कर लिया। देखिए यूबी साहब, ये पॉलिसीज इनकी ये है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसी को नचोड़ा जाए, उससे टैक्स लिया जाए। जो टैक्स नेट में नहीं है उनको ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की तरफ नहीं जा रहे, नए टैक्स गुजारों की तरफ नहीं जा रहे। ऑलरेडी जो टैक्स दे रहा है उसी पे कहते हैं विद होल्डिंग की स्टेटमेंट उसी ने देनी है। अगर वो नहीं देगा तो उसे 10,000 पेनल्टी पर डे के हिसाब से वो दे। इसी तरह जो रिटर्न नहीं देगा, लाख रुपए जमाना, वो भी दे। तो जो टैक्स नेट में है ही नहीं, जो जिसने ना कोई चीज खरीदी उसको भी कह रहे हैं आप टैक्स नेट में आ जाए, जिसने नील रिटर्न फाइल की वो ऑडिट में नहीं आता। फाइलर, नॉन फाइलर, लेट फाइलर की अब वो तमाम कैटेगरी खत्म करके फिर दोबारा कंफ्यूजन में लोगों को डाल दिया
नॉन फाइलर को ये होगा ये होगा। देखिए, एक रियल स्टेट सेक्टर के साथ 70 इंडस्ट्रीज मुंसलिक होती हैं। अगर ये उसी सेक्टर्स में रिलीफ दे दें तो मैं समझता हूँ हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारी और चीज़ें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी यहाँ पे। सही है अदील हैदर साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। वज़ीर आज़म से IMF की जो मुलाकात, उसके बाद बिजली के नरखों में कमी का भी कोई अंदिया दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को रिलीफ का भी कोई अंदिया दिया जा रहा है, और जिसमें पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल शायद उसमें कोई उन्होंने लेटर लिखा है वज़ीर आज़म साहब को ये अभी ना करें। आप क्या समझते हो कौन सा वो रिलीफ है जो बिजली में मिल सकता है या प्राइवेट सेक्टर को मिल सकता है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन जी, अदील हैदर साहब। जो वज़ीर आज़म साहब ने जो मुलाकात हुई IMF के MD के साथ, उसमें एक इंदिया दिया, लोगों को खुशखबरी सुनाई, बिजली के रेट्स में वो कम होंगे। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कम होंगे। किसी भी चीज को बिफोर टाइम आप गेज नहीं कर सकते। अभी ये सेकंड रिव्यू जो आएगा IMF का, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और ये जो अभी 14 फरवरी तक का जो मिशन गया है, स्टाफ लेवल का जो मिशन गया है, वो जाके जो ऑब्वियसली एक रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर देगा, जो कि 31 जनवरी तक उसकी डेडलाइन है और वो आनी है रिपोर्ट। रियल स्टेट सेक्टर है, जैसे राणा साहब अभी फरमा रहे थे कि जी 70 इंडस्ट्रीज उससे वाबस्ता है, और ये एक इंडस्ट्री की जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो एक इंडस्ट्री की सूरत हाल इख्तियार कर गया हुआ है। इसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि जो रेट्स हैं, विद होल्डिंग के रेट्स हैं, 236K है, 236C है, इसको पिछले बजट में आपने कहा कि जी कोई नया टैक्स नहीं लगा, नया टैक्स बिल्कुल नहीं लगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेट्स थे उनको ही बढ़ा दिया गया, विद होल्डिंग टैक्स के रेट्स बढ़ा दिए गए। 236K 236C को कम करने की जरूरत है। और दूसरा ये कि जो अभी तक जो शॉर्टफॉल है, बजट आपका 5.6 इकट्ठा करना था अरब रुपया, वो उसमें से भी शॉर्टफॉल है। और एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन, 285 अरब रुपया अभी जो पहली छमाही गुजरी है उसमें 285 अरब रुपया सिर्फ सैलरी सेक्टर से इकट्ठा किया गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टैक्स पेयर्स हैं, आपके पास सिर्फ एक जो सैलरी क्लास है वो फंसी हुई है, उसने क्योंकि सैलरी लेनी है और वो टैक्स कटवा के लेनी है, और जो बंदा गोशवारा नहीं दे रहा वो FPR ने भी इसको ये 236K फाइलर नॉन फाइलर को रेवेन्यू मेजर बना लिया। ये रेवेन्यू मेजर के तौर पे ये सेक्शंस नहीं आए थे, ये आए थे टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए। FPR ने कहा कि इसके अंदर तो रस है, इसको निकालना चाहिए, बजाय इसके कि टैक्स की ब्रॉडनिंग करते, टैक्स बेस की ब्रॉडनिंग करते, उन्होंने इसी को टैक्स निजाम में सबसे बेहतरीन काम हमने पहले ये किया, पहले अपने इदारे की परफॉर्मेंस को बढ़ाने की बजाय हमने इनकम टैक्स में विद होल्डिंग लगाने शुरू किए। जब देखा ना उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, फिर सेल टैक्स में भी लगाने शुरू कर दिए, मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेस इकट्ठे कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो पॉलिसी 2024 में जो बिल पेश किया गया था कौमी असेंबली में, अभी तक उस पर बहस है और अभी उसको होल्ड कर लिया गया है, एडजर्न कर दिया गया है, डेफर कर दिया गया उस बिल को। जो पार्लियामेंट्री फाइनेंस कमेटी में कौमी असेंबली की, उसमें अभी उसके ऊपर बहस जारी थी, उसके अंदर मुख्तलिफ तजावीज़ दी गई हैं। उसके अंदर कुछ टेक्निकल चीजें हैं कि उन्होंने कहा कि जी अपने सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करें, FPR को कहा है। इसके अंदर जो एक चीज आ रही है, सुनने में आ रहा है, जितने फंड्स मौजूद होंगे, अवेलेबल होंगे किसी टैक्स पेयर के पास, वो उतने फंड्स में से कोई हो सकता है 20%, 25% या 30%। फर्ज किया किसी के पास 1 करोड़ रुपया है और वो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहा है, तो वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक परचेज कर सकेगा। और दूसरा ये कि इसमें सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करना है। लेट्स सपोज आप हैं, आपको साल के दौरान इनहेरिटेंस आती है, आप देखिए वो तो कोर्ट के थ्रू आ रही है, किसी भी थ्रू आ रही है, आपके वालिदैन आपको दे रहे हैं, इनहेरिटेंस आ रही है। उसके अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सिफारिशात पेश की हैं, उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने सिस्टम को अपडेट करें, ताकि अगर फर्ज किया कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, आपके पास 1 करोड़ रुपया और आ जाता है, आपके पास अवेलेबल फंड पहले 1 करोड़ रुपया थे, तो 1 करोड़ रुपया और आ जाता है, 2 करोड़ रुपया हो गया ना। तो आप अपनी रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप फाइल कर दें, वो अभी उस पर काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर स्टेटमेंट फाइल कर दें और उस रिवाइज स्टेटमेंट को कमिश्नर अप्रूव करे और आप वो चीज परचेज कर ले। अभी जो ये बिल अभी ओरिजिनल हालत में अभी जो सामने आया था, उसके अंदर तो ये था कि नॉन फाइलर कुछ भी परचेज नहीं कर सकता, गाड़ी भी परचेज नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकता, वो बैंक नहीं मेंटेन कर सकता। इसके ऊपर चेयरमैन FPR साहब का एक बयान आ गया कि हम बैंक्स को ट्रांजैक्शन करने पे नहीं रोकेंगे, सिर्फ बैंक जो है ना वो रिपोर्ट करेगा
तो बात तो ये है कि जो रिपोर्ट करेगा, अभी जो पहली छमाही में जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शंस हुई हैं 2024-2025 की, वो 7,35,000 ट्रांजैक्शन हुई है। उसमें से 5 लाख ट्रांजैक्शन जो है वो नॉन फाइलर्स ने की है। 7,35,000 ये एफबीआर की एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एफबीआर ने जो ब्रीफिंग दी है पार्लियामेंट्री कमेटी को, फाइनेंस कमेटी को, शहबाज राणा साहब ने इसके ऊपर पूरी स्टोरी की है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। 5 लाख बंदा नॉन फाइलर है, वो 5 लाख बंदा, इसका मतलब वो पोस्ट ऑडिट में जाएगा। पोस्ट ऑडिट में जो कैपेसिटी ऑफ एफबीआर है उसके ऊपर ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो अभी ये 2024 में जो ये अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है, इसके अंदर जो उन्होंने एक नई चीज लेके आए हैं कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट पे ऑडिटर्स जिस भी सेक्शन के तहत रखे जाएंगे, ऑडिटर्स को रखा जाएगा, हायर किया जाएगा। अब ऑडिटर्स कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, या वो 1 साल के लिए होंगे या वो 3 साल के लिए होंगे, उनकी जो म्याद है उसकी जॉब की वो मुतय्यन होगी, टाइम पीरियड है। अब लेट्स सपोज वो तो 3 साल के बाद चला जाएगा। उससे जो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है वो ब्रीच ऑफ डाटा का है। मैं, आप या राणा साहब, हम टैक्स ऑफिस रोज जाते हैं, फारूक साहब भी, ये बहुत अच्छी बात होगी कि तीनों टैक्स की फील्ड से रिलेटेड है। हम जाते हैं, हम किसी क्लर्क को भी डॉक्यूमेंट्स दे के आ जाते हैं, हमें पता है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉई है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हमें उसके ऊपर एक ट्रस्ट है, क्योंकि हमें पाकिस्तान पे ट्रस्ट है, हमें पाकिस्तान के इदारों पे ट्रस्ट है, हम उसको दे आते हैं। हमें पता है कि ये हमारे डाटा को मिसयूज नहीं करेगा, ये 60 साल जिंदगी के यहीं गुजार के जाएगा। अब एक बंदा साल के लिए या 3 साल के लिए आया है, वो अगर डाटा इकट्ठा करके ले जाएगा, किसी ना किसी आरटीओ में, सीटीओ में, एलटीओ में उसकी अपॉइंटमेंट होनी है। उस सीटीओ, आरटीओ, एलटीओ में मुख्तलिफ जोन्स में फिरना है, उसने ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है उसकी, उसको किसी जगह पे स्टैग्नेंट तो नहीं रखा जाएगा ना। तो अगर वो डाटा इकट्ठा करता जाएगा तो वो ले जाएगा। उसकी सिक्योरिटी का एफबीआर ने क्या साथ मेजर ली है? तो वैसे तो एफबीआर में वैसे भी सिस्टम को हैक करके वो इंफॉर्मेशन निकाली गई थी, लीकेज हो गई थी। हैकर्स की तो ये इवेंचुअली हो गया ना, ये तो किसी भी जगह पे कोई भी जो ये इलीगल एक्टिविटी है, एथिकल एक्टिविटी है, ये कहीं पे भी कोई भी कर सकता है। जो यहाँ पे ब्रीच अगर हुआ, आप वो सही कह रहे हैं, आप जो निशानदेही कर रहे हैं, अगर वो उनका जो कंपनी बड़ी कंपनी है जो, इसमें हाल ये है कि आप अपने स्टाफ को ट्रेन करें, उनकी प्रॉपर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। वहां पे जो नए बच्चे अभी चंद दिन पहले एक रिजल्ट आया इंस्पेक्टर्स का, वो में कुछ 500 के करीब जो है ना इंस्पेक्टर भर्ती किए गए हैं, रिक्रूट किए गए हैं। उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें। बाहर से आप बंदे लेके आएंगे, पहले भी आप लेके आए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेके आए थे कोई 90s में, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? वहां पे क्या होता था कि केसेस मार्क होने स्टार्ट हो जाते थे, नेपोटिज्म स्टार्ट हो जाती थी। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन ये तो अंदेशा है। लेकिन एफबीआर भी जो अपनी करता है, जिस तरह पहले आपने ताजर दोस्त स्कीम की बात की थी, पीओसी की हमने बात की थी, तो उसमें भी एफबीआर ने खुद ही तजर्बा किया था ना, स्टेक होल्डर की मुशावरत से बगैर किया गया। फिर आईटी का आज तक वो मसाइल चल रहे हैं। हमारी कौम को टैक्स देने की आदत नहीं है। मैं ये बड़ी बरमला ये बात करूंगा। देखो दिल साहब, टैक्स तो लोग इनडायरेक्ट तो सारे दे रहे हैं। टैक्स देने के लिए हम उनको एतमाद क्या किस तरह ले रहे हैं? एतमाद उसको दे हम क्या रहे हैं? मैं जनाब सुबह सो के उठता हूँ, पानी इस्तेमाल करता हूँ, उस पर भी टैक्स देता हूँ, जिस साबुन से नहाता हूँ उस पर भी टैक्स देता हूँ, जो रोटी खाता हूँ, खाना खाता हूँ उस पर भी टैक्स देता हूँ, जो पक्का चल रहा है, जो बिजली इस्तेमाल उस पर भी टैक्स देता हूँ, रात को सोता हूँ तो उस पर भी मैं टैक्स देता हूँ, हर चीज पर टैक्स देता हूँ। मेरा टैक्स का पैसा मुझे क्या छोटी है? क्या मुझे एक आम सिपाही रोकता पुलिस वाला, मुझे वो नंगा करके खड़ा कर देता है तलाशी लेते हुए, मेरे हकूक कहाँ गए? ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है पुलिस के या जो भी दूसरे हैं। अभी राणा साहब ने एक बात की, हम क्योंकि इस वक्त टैक्स की पॉलिसीज को डिस्कस करने के लिए बैठे हुए हैं, राणा साहब ने भी बात की रिफंड्स के हवाले से। रिफंड का सिस्टम इतना पुअर है एफबीआर का, हजारों दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है, उसके ऊपर आप प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हैं जो रिफंड मांगते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले फारूक साहब की, राणा साहब की भी नजर से गुजरी होगी, एक रिपोर्ट आई थी कि पिछले 5 साल में 3.8 बिलियन रुपीस जो है ना वो मोबाइल यूजर्स ने जो टैक्स विदहेल्ड करवाया, उसमें से 5% लोगों ने उसका एडजस्टमेंट ली है, 95% लोगों ने उसकी एडजस्टमेंट नहीं ली। सर उसमें मजेदारी की बात ये है ना, अब सपोज कि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनकी, जैसे हमारे बच्चे हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इस्तेमाल करते हैं, हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल करते हैं, जरूरत बन गई है ना मोबाइल। अब वो जो उसके ऊपर जो टैक्स करता है, उनकी तो टैक्सेबल इनकम नहीं है, उनकी तो कोई इनकम नहीं है। अगर वो रिटर्न फाइल करें और उसके अंदर वो रिफंड क्लेम कर दे तो एफबीआर की क्या सूरत हाल होगी? इनवाइस जो काटी जाती है उसका 1 रुपया जमा होता है। आप दिन में सोचे कितनी इनवाइसें करती होंगी, कितने पैसे जमा होते होंगे एक दिन में, और मंथली कितने जमा होते होंगे, वो उसका जवाब किसी ने दिया तक। दूसरा WWF 76 साल तक एफबीआर इकट्ठा करता रहा, वो डब्ल्यू वर्कर वेलफेयर का जो फंड था, पैसा था, कौन से वेलफेयर पे लगा, किसी ने जवाब दिया तक? अलमिया तो यही है ना, लोग क्यों टैक्स दें? मैं ये देखिए, आप घर चलाते हैं, घर में फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, ये पाकिस्तान को हम घर क्यों नहीं समझते? असल में बात ये है, उसके लिए हम पॉलिसी को बनाना होगा ना, वो कौम वाली पॉलिसी बनाना होगा ना, इम्तियाजी सलूक
सबको हर किसी के साथ ना करें, सबको एक रास्ते पर रखें। अगर मैं टैक्स नहीं देता तो मुझे इस मुल्क में इस जमीन पे फिरने का कोई हक नहीं है, मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। एक बंदा एसएचओ का बेटा है, वो सबको 22 पास खड़ा करके निकल रहा है, और एक गरीब बंदा पूरे जो टैक्स दे रहा है उसको वो निकलने नहीं दे रहे, खड़ा कर रहे हैं। देखो वो जो इम्तियाजी सलूक है कौम के साथ, आपकी जुडिशरी, आपके सारे सिस्टम को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और ये सारी चीजों को जांचने के लिए ही तो ये तारीख में पहली दफा ये एक मिशन आया है जो इन तमाम चीजों के जो चीजों को जांचेगा। और शुरू में ही किस्मत ये कि वो मिशन यहाँ पे आया हुआ है और हमारा करप्शन में 2 दर्जे हम आगे चले गए। और जो गवर्नेंस की हम बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, फिर रूल ऑफ लॉ की अमल दरामद भी दो ना। 133 से करप्शन के जो इंडेक्स है उससे 135वें नंबर पे हम चले गए हैं, 2 दर्जे ऊपर चले गए हैं। और ये रिपोर्ट कब आई? ये रिपोर्ट आई उस वक्त जब आईएमएफ का यहाँ पे मिशन अपना काम कर रहा था। अब रिपोर्ट क्या आती है 31 जुलाई तक, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अलबत्ता मुझे ये पता है कि कुछ हफ्तों में वो आईएमएफ का जो मिशन है वो आने वाला है नेक्स्ट ट्रांच के लिए। वहां पे क्या मामलात होते हैं, जो अभी तक तारीफ की है एमडी ने, वो उससे कम से कम एक होप क्रिएट हो गई है कि शायद डू मोर का मुतालबा ना हो। आशा अली राणा साहब, अभी हमने डिस्कशन की वो टैक्स पेयर की नीति हटके सी थोड़ी सी हमारी आदिल साहब के साथ ना। अभी हम टैक्स लोग देने की आदत नहीं है, अगर उनको आदत डालनी है टैक्स देने की तो हम उनको क्या रिलीफ दे सकते हैं, किस तरह उनको एतमाद में ले सकते हैं। लेकिन क्या मौजूदा टैक्स पेयर को 77 साल में हमको रिलीफ दिया, मौजूदा टैक्स पेयर को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी वो हमने दी, हम फिर किस तरह निजाम में बेहतरी किस तरह ला सकते हैं? देखिए यूबी साहब, टैक्स ऐसे फरूख साहब ने फरमाया कि कोई भी बंदा खुशी से नहीं देता, टैक्स देना भी चाहिए। लेकिन वो इतना तो उसको यकीन हो मैं टैक्स दे रहा हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं थाने में जाता हूँ, मेरी पुलिस से मिलता हूँ, मैं एक टैक्स गुजार हूँ, मेरा ये एनटीएन है, ये मेरा नंबर है, मैं दरख्वास्त देना चाहता हूँ, मेरे को अमल करना चाहता हूँ। वो तो पुलिस वाला पहले वो टैक्स पेयर है, आप भी उधर खड़े हो जाए, नॉन टैक्स पेयर वो भी उधर खड़ा हो जाए। ये रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए ना। ये रिस्पेक्ट तो जरूरी है। हमें बेसिकली करना है कि हमने ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस पे जाना है और अपने निसाब में टैक्स का सब्जेक्ट डालना है ताकि लोगों को एजुकेट हो कि टैक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, टैक्स क्यों देना मुल्क के लिए जरूरी है। आप देखें बाहर की डेवलप कंट्रीज में देख लें, हर बंदा टैक्स दे रहा है, चाहे वो सैलरी पेशा है, कोई बंदा मुलाजम है, कोई लेबर है, जो सिक्योरिटी नंबर मिला हुआ है उनको। बैंकों में भी सीनियर सिटीजन के लिए जो उम्र से ज्यादा है उनको खड़ा नहीं किया जाता, लाइनों पर नहीं लगाया जाता, उनके लिए अलग डेस्क बन गया, वो जल्दी आए जल्दी फारग होकर जाएं। तो क्या हम टैक्स पेयर को इस तरह को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते यार? ये तो एक इंसानियत है ना जी। हम किसी बस में सफर कर लें, हम किसी बुजुर्ग को देख के सीट दे देते हैं, ये इखलाकियात ये होना है, इसका हमारे टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। टैक्स देखिए कोई भी मुल्क बगैर टैक्स से नहीं चल सकता। जैसे कोई इंसान की ह्यूमन बॉडी है ना, इसके अंदर खून नहीं होगा तो बंदा नहीं चल सकता ना। इसी तरह के टैक्स देना मुल्क के लिए जरूरी है और कभी भी टैक्स लोग खुशगवार होकर नहीं देते। बाहर के मुल्कों में लोगों के 35% इवन के 40% टैक्स है इनकम पे। जनाब यही तो लोग सवाल करते हैं, जब हमारा मैंडेट हमारा चोरी हो जाता है तो फिर हम क्यों दें? उनका एतमाद इसीलिए दूर होते जा रहे हैं, लोग एतमादी तो इसलिए बढ़ती जा रही है। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए उन कंट्रीज जहाँ पे टैक्स लिया जाता है वहाँ पे मेडिकल फ्री है और मेडिकल ऐसा फ्री है कि किसी को लाइनों में नहीं लगाना पड़ता, किसी को बिस्तर नहीं मिलते, बेडों के लिए सिफारिशें वजीरों तक की सिफारिशें जाती हैं ऑपरेशन के लिए, और बच्चे टाटो में नहीं पढ़ते, एजुकेशन अच्छी होती है। वहाँ प्राइवेट स्कूल कम होते हैं, गवर्नमेंट के स्कूल के प्रोग्राम ज्यादा हो रहे होते हैं। तो वजह ये है कि टैक्स लोग इसलिए खुशी से नहीं दे रहे। यहाँ पे हम फ्रेंडली पॉलिसीज लेके नहीं आ रहे। जब तक हम लोगों को देखें, अगर मैं टैक्स पेयर हूँ मुझे सहूलियत मिलेगी तो आप मुझे देख के टैक्स पेयर बनेंगे ना, आप फाइलर बनेंगे। वो कहते हैं ये बेवकूफ है जो टैक्स दे रहा है, मैं ठीक हूँ। टैक्स पेयर को सहूलत मिलेंगी तो दूसरा देखने वाला भी वो एहसास कमतरी का शिकार होगा, यार वो टैक्स नेट में तो उसको ये सहूलियत फौरी मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। हमें टैक्स पेयर्स को रोल मॉडल बनाना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जब उसको देखेंगे कि उसकी रिस्पेक्ट है, अब एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ पे काउंटर बना हुआ है टैक्स पेयर्स का, लेकिन वहाँ पे नॉन टैक्स पेयर्स भी शामिल है, टैक्स पेयर भी खड़े होते हैं। तो जब तक हम उनके लिए अलग एक प्रिविलेजेस नहीं रखेंगे, जैसे हम CIP लॉन्च वगैरह में बैठते हैं, टैक्स पेयर्स की लॉन्च नहीं बनाएंगे, तब तक लोग देख के इस चीज को खुद फील नहीं करेंगे यार मुझे टैक्स पेयर बनना चाहिए। कि मेरी औलाद मुझे ना कहे बाबा आप टैक्स पेयर नहीं है इसलिए आपको साइड पे पढ़ाया हुआ है, आप साइड लाइन क्यों लंबी क्यों में खड़े हैं। तो हमें पॉलिसीज ऐसी बनानी चाहिए कि लोगों के अंदर एक एजुकेशन है, लोगों को हम एजुकेट करें कि भाई टैक्स पेयर बनना है, ये मुल्क के लिए देना जरूरी है। एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आपका ये राइट है कि आप टैक्स पे करें, बट जो टैक्स दे रहा है उस पे इस हद तक बोझ ना जितना वो उठा सके, उसका ज्यादती ना हो टैक्स पेयर के साथ। 50 से ज्यादा टैक्स हैं जिनको हम अदा करते हैं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सबको पता है। उसके अलावा जितने 50 से ज्यादा टैक्सेस हैं और 65% के करीब हर पाकिस्तानी जो तकरीबन टैक्स दे रहा है अपनी 100 में से 65 रुपए, तो फिर उसका इदराक भी तो उसको होना चाहिए ना, लेने का, उस देने वाले को भी लेने वाले को भी। 2 करोड़ का टैक्स देने वाला अपील कमिश्नर के पास जाता है या कमिश्नर के पास जाता है अपनी कंप्लाइंस के लिए, उसको 2-2 घंटे बाहर खड़ा कर देते हैं, हालांकि उसके टैक्स के पैसे जो तनख्वाह ले रहा होता है। देखिए जी इस चीज से तो हमारे वजारत खजाना है और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि FBR की पॉलिसीज जो ऐसी हैं इनसे वो हम तसल्ली बख्श नहीं है, मुतमईन नहीं है।
ان کے قصوروار ہیں, ہمارے جو افسر شاہی ان کے اندر ہے. ٹیکس پالیسی کو جو علیحدہ کیا گیا ہے, جس طرح دل صاحب ابھی فرما رہے تھے, اور ٹیکس کلیکشن کو علیحدہ FBR کے ذمہ کر دیا گیا ہے, اس سے کوئی بہتری آنے کی امید ہے؟ جی, اس سے بہتری آنے کی امید ہے کہ اگر ہماری پالیسیز ایسی بنے جس سے ہم براؤڈننگ آف ٹیکس بیس کر سکیں, اور ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو ہم ایک ایسا رول ماڈل بنائیں کہ وہ یہ فیل نہ کریں کہ میرے پہ جو ٹیکس دینا میرے لیے ایک جرم ہے, یعنی کہ میرے لیے ایسی مشکل وقت ہے. یعنی ان لوگوں کو ہم گرفتار بھی کرتے ہیں, وائٹ کلر کرائم ہے, ان سے آپ ریکوری کا پروسیجر بڑا اسموتھلی بنائیں. ہاں, جو ٹیکس چورز ہیں, جو ٹیکس ایویژن کرتے ہیں, ان پہ گھیرا تنگ کریں. لیکن جو بندہ ابھی ٹیکس نیٹ میں آیا ہے نیولی, ہم اسی کو آڈٹ میں لے آتے ہیں, اسی پہ پینلائز کرتے ہیں, اتنی پینلٹی لگاتے ہیں کہ اس کی اتنی انکم ہی نہیں ہوتی. ایک ٹیکس پیئر 5 سال سفر کرتا ہے, عدالتوں کو دھکے کھاتا ہے, ٹریبیونل کے دھکے کھاتا ہے, 5 سال بعد فیصلہ ہوتا ہے, اس کے پاس ٹیکس بنتا ہی نہیں تھا. وہ 5 سال کا اس کا جو سفر تھا, اس کے جو اخراجات تھے, وہ سارا اپنا کاروبار بھی چھوڑا, اپنا پیسہ برباد کیا. اس کا کیا گناہ تھا؟ اس کے کبھی FBR نے یا حکومت نے سوچا؟ جس آفیسر نے اس کی اسسمنٹ کی تھی, جس آفیسر نے اس کا آرڈر پاس کیا تھا, اس پر کیا ایکشن لیا گیا جس میں 5 سال بعد یہ بندہ کھڑا ہے, وہ سب کچھ برباد کر کے اپنا. یہ بھی صاحب دیکھیں, جب یہ پالیسیز بناتے ہیں, جیسے اب پالیسیز علیحدہ ہو گئی ہیں FBR سے, ہم نے 12 دفعہ اپنے بار لیول پہ مختلف پلیٹ فارم میں ہم نے یہ کہا کہ جب خدارہ پالیسیز بناتے ہیں, آپ سٹیک ہولڈرز کو شامل رکھیں ساتھ. سٹیک ہولڈرز میں چیمبر آف کامرسز ہیں, لاہور ٹیکس بار ہے, پاکستان ٹیکس بار ہے. IMF کی شرائط کے اوپر وہ بجٹ بنتا ہوگا, اس لیے شاید سٹیک ہولڈر کو دور رکھا جاتا ہے. بابو لوگ پالیسی بنائیں گے جیسے FBR میں بن رہی تھی, اور یا اب وہی بابو لوگ منسٹری آف فائنانس میں بنائیں گے. عادل حیدر صاحب, انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 جس کی روح کو پڑھا جائے نا, تو اس کی روح یہ کہتی ہے حکومت اور ٹیکس دینے والے دونوں پارٹنر ہیں. دو پارٹنر کی مشاورت سے جو کچھ بنے گا, دونوں مشاورت سے. اب جو یہ FBR ہوگی, یہ تو ٹیکس کلیکشن کرنے والے ادارے ہیں. کبھی پارٹنر کو پارٹنر سمجھا گیا ہے؟ سر, کبھی کسی کی رائے کو مقدم ہی نہیں سمجھا گیا نا, رائے کو ویٹیج ہی نہیں دی گئی نا. پالیسی بہتر ہو سکتی ہے اگر, تو دیکھیں یہ روٹین روش یہی رہے گی. میرے متعلق بند کمرے میں بیٹھ کے ٹیکس کی پالیسی بننی ہے. یہ نہیں ہے کہ 25 کروڑ کا 25 کروڑ ٹیکس دے رہا ہے, مگر ان کو اس چیز کا ادراک کروانا کہ جناب آپ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, آپ دھارے میں ہیں, سسٹم میں ہیں. یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں, جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے, جو ہاسپٹل بن رہی ہے, یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے سے بن رہی ہیں. حکمران اپنے گھر سے پیسے نہیں لے کے آتا, ان کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اویئرنس کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں جب کرپشن ہو رہی ہے, ہمارا کون سا پیسے جا رہا ہے. چھوٹی سی بات ہے نا, ایک ٹیکس پیئر سے اگر یہ کہوں کہ یار تو ٹیکس دے رہا ہے, تو سسٹم میں کیوں نہیں آتا؟ ہم موٹیویٹ کرتے ہیں, ہم 3 بندے بیٹھے ہیں یہاں پہ, جو بندہ پچھلی دفعہ 10,000 روپیہ ٹیکس دے رہا تھا نا, کہ میں اس کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ یار تو 20,000 دے, 15,000 دے, 18,000 دے, اس کا بڑھواتا ہوں. اور کرنا بھی چاہیے, لیکن اس دفعہ 17 لاکھ جو ریٹرن تھی وہ نیل کی تھی. یہ جب تک آپ خوف طاری رکھیں گے نا, ہم مار دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, اٹھا کے لے جائیں گے, بینکس کو پراپرٹی سیز کر دیں گے, حالانکہ وہ بندہ ٹیکس دے رہا ہے. جو بندہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے نا, اس کو ادراک کروانا کہ آپ ٹیکس دے رہے ہو, آپ سسٹم میں آؤ. یہ بہت آسان ہے, بجائے اس کے کہ جو ٹیکس نہیں دے رہا اسے ٹیکس. عادل صاحب, ویسے ٹیکس نیٹ میں آنے والا تو زیادہ فائدہ اٹھا لیتا ہے, جتنا اس کا ود ہولڈنگ کے ڈبل ٹیکسز کرتے ہیں, اس نے تو اس کے وکیل کی فیس دے کے اسے ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے اس کو. آپ ٹیکس دے رہے ہیں مگر آپ کسی سسٹم میں نہیں ہیں. آپ کسی کو کلیم کیسے کر سکتے ہیں کہ میں ٹیکس پیئر ہوں؟ آپ کا موبائل پہ بھی ٹیکس کٹ رہا ہے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. آپ کے ود ہولڈنگ پہ ٹیکس کٹ رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. پہلی کلاس سے ایز پر ایج, اکارڈنگ ٹو دا ایج, ٹیکس کا ایک سبجیکٹ جو ہے نا وہ شامل کرنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. میٹرک کی سند دینے سے پہلے ریٹرن بھرنا اسٹوڈنٹ کو آنا چاہیے. آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے, کم از کم اتنا شعور اس کو میٹرک تک, اتنا 10th کلاس تک اتنا شعور دے دیا جائے کہ ٹیکس دیے بغیر یہ ملک نہیں چلنا. فاروق مجید صاحب, کیا آپ کو ٹائم تھوڑا سا ہے, کیا پرپوزل ہے آپ IMF کمیشن کو دیکھتے ہوئے, ہم بہتری کی طرف اگلا قدم ہوگا ہمارا, یا مزید ہمارے اوپر کوئی ٹیکس لگ سکتے ہیں؟ حکومت نے ابھی پچھلے دنوں FBR کے چیئرمین نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم جو پراپرٹی کے جو ٹیکس ہیں ریٹس, اس کو ہم کم کرنے چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ انڈسٹری بالکل ہی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی. بیسیکلی نا ان کو یہ ٹیسٹنگ نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں ٹیسٹنگ جو ہے کہ اب اس سال جی ریٹ اتنے زیادہ کر دیے کہ لوگوں نے پراپرٹی کی خرید و فروخت ہی بند ہو گئی. صحیح کہہ رہے ہیں. سیل ڈیڈز ختم ہو گئیں, مطلب بڑے لوگوں کے جو تھے کام وہ ختم ہو گئے یا کم ہو. اب اس کے اگینسٹ ریونیو بھی تو تھا نا, ریونیو بھی تو تھا نا, بے شک 3% تھا, 1% تھا یا 6% تھا, جتنا بھی تھا, لیکن آ رہا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا, آپ دیکھیں آدھے سال سے زیادہ گزر گیا اور کوئی کلیکشن نہیں اس میں, یہاں ہوئی تو بہت تھوڑی ہوئی. تو اس لیے ان کی نظر ثانی کر رہے ہیں کہ شارٹ فال جو آ رہا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے. دوسری بات جو آپ نیل کی ریٹرن کی بات کر رہے تھے نا کہ 17 لاکھ نیل ریٹرنیں انہوں نے فائل کی ہیں, اس کی وجہ جو تھی ان کی جو پالیسی آئی ہے لیٹ فائلر والی. جی لیٹ فائلر کو بھی ریٹ جو تھا وہ ڈبل لگنا تھا, اس لیے بہت سارے لوگوں نے نیل کر دیں گے فائل کریں, ہم کل کو پراپرٹی لینی پڑ گئی تو پھر ہمیں ڈبل دینا پڑنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے نیل فائل کی تھی, ورنہ جو روٹین میں فائل کرتے ہیں اپنی ٹیکس ریٹرن ویسے ہی فائل کر رہے تھے جیسے کہ ہر سال وہ کر رہے تھے. عادل صاحب آخر میں صرف 1 منٹ, IMF کمیشن, ہمارا ٹیکس نظام اور پاکستان حکومت کیا سمجھتے ہیں, کس طرف ہم جائیں گے؟ ضرورت ہے ٹیکس بیس بڑھانے کی.
और टैक्स बेस बढ़ाने के लिए हमें लोगों को मोटिवेट करना होगा, लोगों को ये बताना होगा कि आप टैक्स दे रहे हैं, आपने सिर्फ सिस्टम में आना है, आपने रिटर्न फाइल करनी है। और ये जो हमारी रिटर्न है ना 15-15 सफ़ों की, 10-10 सफ़ों की, इसको शॉर्ट करके पूरी दुनिया में टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं लोग, 1-2-3 सफ़ों की रिटर्न है, वो शौक से फाइल करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने पेमेंट जो की। अभी ये बहुत अच्छी पॉलिसी है कि ये जो करने जा रहे हैं, ये भी IMF की ही शराइत में से एक शर्त है कि आप प्लास्टिक मनी से डिजिटल तरीके से पेमेंट करेंगे, या आप अपनी ऐप से करेंगे, या डेबिट कार्ड से करेंगे, या क्रेडिट कार्ड से करेंगे। इकोनॉमी जब तक डिजिटाइज नहीं होगी, डिजिटल नहीं होगी इकोनॉमी, जब तक सिस्टम पे नहीं आएगी, वो काला धन इस तरह घूमता रहेगा, जो जिसका पाकिस्तान को भी नुकसान है, इस कौम को भी नुकसान है। अब मैं फर्ज किया कि शॉपिंग करने जाता हूँ, 60,000 रुपए का, 70,000 रुपए का, 50,000 रुपए की पेमेंट करता हूँ मैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, तो वो मैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे करूंगा तो वो मेरे रिकॉर्ड पे आ गई ना, तो वो मुझे एक्सपेंस शो करना है। अगर वो कैश देंगे तो शायद वो खजाने तक भी ना पहुंचे पैसा। बहुत शुक्रिया अदील हैदर साहब, आशिक अली राणा साहब आपको बहुत शुक्रिया, फरूक मजीद साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, टैक्स नेट में आना चाहिए। टैक्स नेट में आने के फायदे हैं क्योंकि आप जो सारा साल विद होल्डिंग के जरिए डबल पैसे अदा करते हैं और आपको अंदाजा भी नहीं होता आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आपने पैसे को सेव करना है, इस मुल्क को सेव करना है, अपनी कौम को सेव करना है, तो लाजमी टैक्स नेट में आए। टैक्स नेट में आए बगैर अब गुजारा नहीं है, कि आने वाला वक्त जो मुस्तकबिल है वो टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी से आप नहीं बच सकते। अगले प्रोग्राम तक अफजल जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।